हेलो दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे खास तौर से सवाल इन रचना के आधार पर मौजूद वाक्यों का निर्धारण करने के लिए पूछा जाता है कि यह किसके अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम वाक्य को समझ लें कि वाक्य होता क्या है। तो सीधी सी बात है कि पदों का एक ऐसा समूह जिसमें कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म हो, ये कम से कम हो। कर्म न भी हो तो कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया मौजूद हो, तो उसे हम साधारणतः वाक्य की श्रेणी में रख सकते हैं। तो वाक्य की परिभाषा हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब एक पदबंध जिसमें एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया हो, तो हम उसे वाक्य कहेंगे। अब वाक्य के वर्गीकरण पाते हैं तो इसका वर्गीकरण दो तरह से होता है। एक तो रचना के आधार पर होता है और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तीन तरह के होते हैं। एक साधारण या सरल वाक्य होता है, दूसरा मिश्र या संयुक्त वाक्य होता है, और दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य होता है। वहीं अर्थ के आधार पर जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो ये 8 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम साधारण या सरल वाक्य को समझ लें। साधारण या सरल वाक्य कम से कम एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। साधारणतः ऐसा ही वाक्य होता है और इसे हम सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य। जैसे वह आया, मैं गया इत्यादि, इस तरह के वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य। जैसे ये मैंने कहा तुम जाओ, या मैंने कहा कि तुम जाओ। और संयुक्त वाक्य के उदाहरणों में लें तो इसमें तुम पढ़ते हो इसलिए तुम परीक्षाओं में पास हो जाते हो। पुरस्कृत होते हो। ये 3 वाक्य हैं।
साधारणतः साधारण या सरल वाक्य को पहचानने में किसी को कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि वहाँ एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। समस्या यहाँ होती है जब इन दोनों तरह के वाक्यों में निर्धारण करना होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके जो सूचक दिए जाते हैं, यहाँ की, तब, तमाम तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इसमें मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य दोनों को जोड़ने का काम करती है। यहाँ संयोजक लगाए जाते हैं और देखा यह जाता है कि दोनों में जो संयोजक हैं या जो जोड़ने वाले तथ्य हैं, पदबंध हैं, पदांश हैं, वो दोनों में ही लगभग समान रूप से पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह निर्धारण करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। तो इसका एक साधारण सा तरीका ये है कि आप इसे पहचानने के लिए क्या करें कि मिश्र वाक्य के आश्रित और मुख्य उपवाक्य को अलग अलग कर लें। जैसे कि हम यहाँ एक वाक्य देखते हैं, मैंने कहा कि तुम जाओ। दोनों अलग अलग हो गए। और यहाँ तुम पढ़ते हो इसलिए तुम परीक्षा में पास होकर पुरस्कृत होते हो। तो हम इसलिए को भी अलग करते हैं। अब इन दोनों में अलग किए गए जो पदवाक्य हैं अलग अलग, उन्हें हम अलग अलग पढ़ते हैं। एक कथन है मैंने कहा, दूसरा कथन है तुम जाओ। तो यहां देखते हैं कि एक वाक्य दूसरे पर इस तरह आधारित है कि एक को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि कुछ अधूरापन मौजूद है, उसमें कुछ और की जरूरत थी, या कुछ ऐसी चीज है जो उसमें छूट रही है। मैंने कहा जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी है, क्या कहा ये बताया नहीं गया है। तुम जाओ, ये तो साधारण सा वाक्य है, तुम जाओ ये कह दिया गया है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको लगता है कि अभी कुछ और की ज़रूरत थी, या कुछ ऐसी चीज़ है जो इसके खालीपन को भरने का काम करेगी और वो दिखाई नहीं दे रही है। जबकि संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जब आप संयोजकों को हटा करके दोनों वाक्यों को पढ़ते हैं, एक ये हो गया तुम पढ़ते हो, ये अपने आप में संपूर्ण वाक्य है और इसमें कोई अधूरापन नहीं है। वैसे ही यहां देखा जाता है कि तुम परीक्षा में पास होकर पुरस्कृत होते हो, यह भी एक स्वीकारात्मक वाक्य की तरह एक पूर्ण वाक्य का बोध कराता है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप जब मिश्र और संयुक्त वाक्य पहचानने की बारी आए तो आप जो उसमें आश्रित उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य जो है उसको अलग अलग कर लें, संयोजक को थोड़ी देर के लिए हटा दें और दोनों को पढ़ें और पढ़ करके तय करें कि क्या इसमें कोई अधूरापन है, किसी एक को पढ़ने के पश्चात कुछ खालीपन का बोध हो रहा है। जो अगर खालीपन का बोध हो रहा है तो वह मिश्र वाक्य है, और यदि दोनों वाक्यों को पढ़ने के बाद कोई रिक्ति या खालीपन का एहसास न हो तो उसे हम कह सकते हैं कि वो संयुक्त वाक्य। अब आते हैं अर्थ के आधार पर जो वर्गीकरण है उस पर। विधानवाचक किसी बात को सीधे तौर पर बताना, जैसे कि आप किसी के बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं कि वो ऐसी स्थिति में रहता है, या उसकी वह प्रक्रिया है, या उसका यह तौर तरीका है, या उसके जीवन के ये उद्देश्य हैं जिनको वह आगे लेकर के बढ़ रहा है। या ये सीधे तौर पर कह लें कि जब किसी प्रकार की जानकारी या सूचना दी जा रही है, किसी के बारे में कोई भी सूचना दी जा रही है तो वो विधानवाचक। ठीक, सूचना, इसमें सूचना मौजूद,
निषेधात्मक में नहीं आता है। ठीक, वाक्य नकारात्मक होता है। आज्ञावाचक में आज्ञा युक्त होता है, यानी कोई कथन आज्ञा के रूप में होता है जिससे पता चलता है किसी को आदेश दिया जा रहा है। प्रश्नवाचक में सीधे तौर पर सवालिया चिन्ह होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द यह न होने पर भी प्रश्न का बोध होता है। विस्मयवाचक में आश्चर्य, आश्चर्य सूचक मौजूद होता है। और जो अगर संदेहवाचक कहें तो वाक्य से पता चलता है किसी कार्य में संदेह है। जैसे मैंने कहा कि वह गया होगा, वह गया होगा। गया कि नहीं गया इसमें संदेह है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संदेहवाचक है। इच्छा या आशीषवाचक, इसमें हम किसी के प्रति कामना जो प्रकट करते हैं उससे संबंधित, जैसे हम कहें कि भगवान आपको लंबी उम्र दें, या भगवान आपको सलामत रखे। तो ये अब संकेतवाचक क्या है? संकेतवाचक जो होता है इसमें किसी चीज की तरफ संकेत किया जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि वह फला व्यक्ति की पुस्तक है, या फला व्यक्ति का मकान उधर है, या जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। इस तरह के वाक्य संकेतवाचक के अंतर्गत आते हैं। मेरा घर उधर है, इशारा किया जा रहा है। और इस तरह से ये वाक्य का वर्गीकरण हमें देखने के लिए मिलता है। तो सवाल परीक्षाओं में जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं 3 जगहों से आते हैं। यहाँ कभी कभी इस तरह से सवाल देखने के लिए मिलते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। ये 8 तरह के अर्थ के आधार पर वर्गीकरण है, और ये 3 तरह के रचना के आधार पर, जहाँ इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन इन दोनों को पहचानने में, और मैंने अभी जिस तरीके की चर्चा की या जो तरीका बताया उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। जो अगर आप जो संयोजक हैं उनके आधार पर इनकी गणना करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ थोड़ी सी समस्या होती है। उन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए हमने इस तरीके का इस्तेमाल किया है। तो जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी अगली नोटिफिकेशंस आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।